Good morning everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about B.Ed first year classes MCQ series and your subject is childhood and growing up. जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपकी B.Ed फर्स्ट ईयर क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। चलिए गाइस, विदाउट टाइम वेस्ट करते चीज़ों को शुरू करते हैं और वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी हुआ करे तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं और साथ ही साथ अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को देख लिया था, आज हम उसके आगे क्वेश्चन को देखेंगे। और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि आपकी यूनिट थर्ड का आपका 151 क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप या बाल व्यवस्था अभिवृद्धि हुई, जिसमें थर्ड यूनिट भी आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, जिसमें एक या दो लेक्चर और होंगे, उसका थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। थर्ड यूनिट के भी सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें 151 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है मनोज शारीरिक असमानताओं को कहा जाता है, यानी कि मनोज शारीरिक असमानताओं क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग जाते हैं, इस बात करिए समायोजन में। ऑप्शन बी में कहा गया है व्यक्तिगत में, और ऑप्शन सी में क्या गया व्यक्तिगत विभिन्नता, और ऑप्शन डी में कहा गया प्रयोजन पद्धति। तो ध्यान रखिएगा, मनोज शारीरिक असमानताओं को व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। इसी के साथ गाइस, आप सभी को मालूम है कि आपकी हर एक वीडियो में लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए याद दिया जाता है, जो कि आपको कमेंट में करके आंसर उसका बताना होता है। तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था, इसका राइट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए उसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी आप सभी से कहना, बहुत कम स्टूडेंट देखते, तो सभी लोग वीडियो में काफ़ी सारे स्टूडेंट देखते हैं, बट क्वेश्चन जो है कुछ ही स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, क्योंकि जब तक आप आंसर नहीं देंगे कहीं ना कहीं आपकी कमी रह जाएगी। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि खुद से, यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर तो खुद से टाइप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो अगर आप खुद से जब चीज़ों को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर ऑप्शंस को पढ़ेंगे, और फिर खुद से जब आप उसका आंसर कमेंट में मेंशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी एक्टिविटी होगी। ये एक्टिविटी कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है क्वेश्चंस को याद रखने में। ध्यान रखिएगा, आप जो सिर्फ वीडियोस को 2x पे करके देख लेते हो तो ये सफिशिएंट नहीं रहने वाला। एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पे 4 ऑप्शन देख के ऑटोमेटिक आप कंफ्यूज रहेंगे कि अच्छा इसका यार ये लग रहा है, इसका ये लग रहा है। तो बेस्ट जो तरीका होता है वो ये होता है, मैं आपकी अपनी हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ कि पहला तरीका ये होता है कि क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन को खुद से रीड करिए, उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग आपको जो आंसर लग रहा है कि उस आंसर को सेलेक्ट करिए और उस आंसर को कमेंट में मेंशन कर दीजिए। उसके बाद तुरंत वीडियो को प्ले कर दीजिए और देख लीजिए क्या राइट आंसर है। पहला तो ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये हो जाता है, यानी कि पहला स्टेप आपको ये करना ही करना है हर एक वीडियो में, अभी टाइम है आराम से कर सकते हैं। सेकंड, आपको हर वीडियो को दोबारा से फिर से देखना है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या होता है, सारी की सारी पीडीएफ या सभी पीडीएफ जो है आपको अवेलेबल करवा दी जाती है, जितने भी कैंडिडेट ने टीचर बैच ले रखा है, ठीक है। तो उन पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा दिए, ज़्यादा आज के टाइम पे कॉस्ट नहीं पड़ता, 50 पैसे या 60 पैसे पर पेज की कॉस्ट, यानी कि एक पेज में दोनों तरफ की बात करें तो 1 रुपये में या 1.5 रुपये में मिल जाता है आराम से। तो उसका यानी कि सारी पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के खुद से क्वेश्चन को पढ़ के आप खुद से वहाँ पर टिक लगाइए। जब ये प्रोसेस आप करेंगे 3 स्टेप, यानी ये तीसरा स्टेप था मेरा, ठीक है। जब ये तीसरा स्टेप करेंगे तो वही क्वेश्चंस को आप 3 बार रिकवर कर लेंगे, और जहाँ चौथी बार आपके एग्जाम हॉल में जब वो क्वेश्चन देखेंगे आप देखते कर उसका टिक लगाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। बाकी आप सभी को मालूम है कि बीएड फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो, टीचर बैच जो है वो चल रहा है। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है उस बैच को ले सकते हैं। और आप सभी को मालूम है कि टीचर बैच में सबसे बेस्ट चीज़ है वो है आपका आरआर। क्या आरआर है उसके बारे में मैं बात बताऊंगा। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। यहाँ बात करी गई है व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। तो व्यक्तिगत भेद किसमें पाए जाते हैं, ऑप्शन ए को बात करते हैं बुद्धि स्तर पे, ठीक है। हर व्यक्ति की बुद्धि जो है वो अलग अलग होती है। अभिवृद्धि, तो हर बच्चे की या हर बॉडी की अभिवृद्धि अलग अलग होती है, किसी की जल्दी होती है, किसी कम होती है, इस तरीके से, ठीक है। गतिवाही योग्यता और हर व्यक्ति की योग्यता भी एक तरीके से अलग अलग ही होती है। तो उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सभी के लिए टीचर बैच के जो स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए जो आरआर है, आरआर जिसको बोलते हैं, जो आपकी रैपिड रिवीजन सीरीज़ है। रैपिड रिवीजन सीरीज़ आपकी वो सीरीज़ है जहां से आपके एग्जाम हॉल में एज इट इज़ क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। लास्ट ईयर 50 to 60% एज इट इज़ क्वेश्चन मिले थे, विदाउट क्या कह सकते हैं सेम ऑप्शन के साथ में, मतलब ऑप्शन भी बिल्कुल वही के वही रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। और वो रैपिड रिवीजन जो है आपका, वो जिस दिन आपकी डेट शीट आएगी उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ पेड स्टूडेंट के लिए ही वो चीज़ है। तो जो कैंडिडेट चाहते हैं वो इस चीज़ को परचेज कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें नंबर आपको दिया हुआ, टेक्निकल टीम से बात कर लीजिए, सारी चीज़ सारे प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। बात करते हैं 152 क्वेश्चन की, जिसमें बात करेगी आ सर्वे ऑफ एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन।
यानी कि ये जो बुक है ये किस मनोवैज्ञानिक ने लिखी, किस राइटर ने, यानी कि इसके ऑथर कौन है, ये हमसे पूछा जा रहा है। स्किनर नहीं है, एबिंग्स अस्टर, यानी कि ये जो बुक लिखी है अ सर्वे ऑफ एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये आपकी हैविंग्स अस्टर की बुक है, यानी कि ऑथर है इसके, राइटर है या मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने ये बुक लिखी है। ठीक है, क्रो एंड क्रो नहीं है, टर्मन भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 153 क्वेश्चन को देखते हैं। 153 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, यानी कि 153 प्रश्न में हमसे पूछा गया है संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए। तो किस चीज़ का अभ्यास करना चाहिए? आत्म प्रेरणा का, ठीक है, नहीं, आत्मचेतना का नहीं, आत्मानुभूति का नहीं, और आत्मनियंत्रण का। बिल्कुल सही जवाब। तो ध्यान रखिएगा, संवेग पर नियंत्रण पाने के लिए बच्चे को आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 153 क्वेश्चन का। नेक्स्ट 154 क्वेश्चन और योर स्क्रीन, टेल मी योर राइट आंसर, चूज योर राइट आंसर। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? प्रक्षेपण विधि द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो प्रक्षेपण विधि द्वारा क्या अध्ययन किया जाता है? अचेतन मन का, अचेतन मन का, या चेतन मन का, या बुद्धि का, या फिर सभी। लेकिन यहाँ पे जो कर देते हैं अचेतन मन को, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और चेतन मन को, बुद्धि को, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, बाकी है वो भी चीज़ ठीक, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, प्रक्षेपण विधि द्वारा अध्ययन किया जाता है किसको? अचेतन मन को, यानी कि जिसको एक चेतन मन होता है, एक अचेतन मन, जो हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं इंग्लिश में, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड। तो अचेतन मन जिसको सब कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, मैंने जैसे कि हर या काफ़ी सारे वीडियो में इस चीज़ को बताया है कि सब कॉन्शियस माइंड जो आपका होता है ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, यानी कि बचपन से लेकर अभी तक। या कभी देखना कि कभी कुछ घटना या किसी व्यक्ति को देखते तुरंत आपको याद आता है कि इसी व्यक्ति से हम इस टाइम मिले थे और ऐसे से मिले थे। तो वो कैसे याद आता है? वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड यानी कि अचेतन मन में सेव हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ पढ़ने और याद करने की, यहाँ पे आपको ब्रेन की एक बहुत बढ़िया खासियत बताता हूँ मैं, कि जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, लाइक ये ब्रेन है जिसमें बहुत सारी नर्व्स हैं, ठीक है, यहाँ पे 24 घंटे में हम जितना भी पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 86% हमारा डाटा जो है वो डिलीट हो जाता है। कह सकते हैं, काफ़ी साइंटिस्ट ने कहा है 14 से 16% तक ही 24 घंटे में हमने जो कुछ पढ़ा, लिखा, समझा, जो कुछ देखा, सिर्फ 14 से 16% ही सेव रहता है। ये 86 से 84 तक जाता है, यानी इतना डाटा जो है पर डे डिलीट कर देता है हमारा दिमाग। तो जो अगर आपने आज कुछ भी पढ़ा, ठीक है, तो बेस्ट तरीका क्या होता है, जो अगर बॉडी या हमारा ब्रेन सिर्फ 14 से 16% ही सेव कर रहा है, तो बाकी सब डिलीट कर दिया, तो उसको दोबारा से हमें रिकॉल करना पड़ता है। तो बेस्ट तरीका क्या होता है आपको पढ़ने का, जो चीज़ आज पढ़ी है दूसरे दिन भी आपको वही पढ़ना है, उसके बाद में फिर आपको चौथे दिन पढ़ना है, और उसके बाद में फिर आपको 7वें दिन पढ़ना है, और फिर आपको 30वें दिन पढ़ना है। जो अगर आप ये 5 स्टेप फॉलो कर लेते हैं ना, तो चीज़ें आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब एक सिंपल सा एग्जांपल, सिंपल सा उदाहरण देता हूँ आपको, कि आप अपना नाम, आप देखो सो भी रहे हो, कितनी भी गहरी भी नींद में आपसे किसी ने पूछा कि आपका नाम क्या, आपकी माता का नाम क्या, आपके पिता का नाम क्या है, आप ऑटोमेटिक बता देंगे, और यहाँ तक आप आँख मीच के लिख भी देंगे उसको। क्यों लिख देंगे? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में या चेतन मन में इस तरीके से सेव हो चुका है कि वो उसको मिटाना चाहे तो आप नहीं मिटा सकते। ठीक है, तो यही चीज़ होती है, किसी चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड में डालने के लिए उस चीज़ को बार बार रिकॉल किया जाता है, तब जाके वो हमारा अचेतन मन में से आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो अगर आप पढ़ाई करते हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, चीज़ें अच्छे से नंबर लाना चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। और बहुत से लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अरे एक बार पढ़ लिया या एक बार किताब को ख़त्म कर दिया तो चीज़ आ गई, समझ में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक सिंपल सा उदाहरण के तौर पर बताऊँ, आज आप जो कुछ पढ़ें, एक वाइट पेपर उठाइएगा और उसके बाद उसको लिखना शुरू करिएगा। जब आप लिखना शुरू करेंगे तब समझ में आएगा कितना दिमाग में है, कितना दिमाग खाली है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। 154 का ऑप्शन ये हो जाएगा, काफ़ी भटक जाते अपने पॉइंट से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 155 क्वेश्चन को देखते हैं। 155 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? प्राथमिक आवश्यकताओं को आवश्यकता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किससे है? मनोदैहिक है, दैहिक है, सामाजिक है, या मनोसामाजिक है। ध्यान रखिए, प्राथमिक आवश्यकताओं को दैहिक आवश्यकताओं के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सॉरी, नेक्स्ट बात करते हैं 156 क्वेश्चन की।
156 क्वेश्चन में कहा गया है किसका कोई जैविकीय आधार नहीं है, यानी किसका कोई जैविकीय आधार नहीं, भूख, काम, प्यास या रक्त संबंध। तो ध्यान रखिएगा काम का कोई भी जैविकीय आधार नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट रहेगा। बाकी भूख, प्यास और रक्त संबंध इन सबका जैविकीय आधार है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि देखो भूख लगेगी, एक भूख एक टाइम पे तो लगती है तब आपको खाएगा, प्यास भी आपको लगेगी, रक्त संबंध ब्लड रिलेशन भी किसी से नहीं होता, किसी से होता है, काम तो जब चाहे तब करना शुरू कर देंगे। तो वही कहा गया है किसका कोई जैविकीय आधार नहीं है, तो काम का कोई जैविकीय आधार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 157 क्वेश्चन की बात करते हैं। 157 में हमसे क्या पूछा गया है, 157 में कहा गया है हमसे, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया कहलाती है। भाषा विकास, सेकंड व्यक्तिगत मूल्य, थर्ड सामाजिक परिपक्वता और ऑप्शन डी समाजीकरण। तो ध्यान रखिएगा, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार प्रकट करती है उस प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, टेल मी योर राइट आंसर, चूज योर राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, 158 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। यह ध्यान रखिएगा, जितने भी मनोवैज्ञानिक इन सभी के कह सकते हैं जो भी इन्होंने थ्योरीज दी हैं, सारी की सारी थ्योरी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन कई बार बनेगा कि कौन सी थ्योरी आ रही, कि कौन से अधिगम में शामिल है, कौन कौन से शामिल हैं, कौन कौन से विचार शामिल हैं। और जब ये पूछ जाएगा कौन से विचार शामिल हैं, जब तक इनके बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होगी तो तब तक ये क्वेश्चन आपके गलत होते रहेंगे। क्योंकि एमसीक्यू पे कितना भी आप इन पर कोशिश कर लेंगे, वो सेम आ गया, एज इट इज़ आ गया तो आप उसको सही कर देंगे, बाकी जो घुमा के दे दिया तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। तो वही यहाँ पे कहा गया, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं, कौन सा नियम जो है उसके अधिगम प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं, थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग। तो अभ्यास का नियम ये तो वही शामिल है, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम ये शामिल नहीं है, तत्परता का नियम ये भी शामिल है, प्रभाव का नियम ये भी शामिल है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया नियमों में शामिल नहीं है, तो सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों शामिल है। अभ्यास का नियम भी थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल है, तत्परता का भी है और प्रभाव का भी है, तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट 159 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, टेल मी योर राइट आंसर, चूज योर राइट ऑप्शन। तो क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, इसमें कहा गया है क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम क्या है, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन 1 में कहा गया है नैमित्तिक अनुबंध, ऑप्शन बी में प्राचीन अनुबंध, ऑप्शन सी में समीपस्थ अनुबंध और ऑप्शन डी में चिन्ह अनुबंध। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, चूज करना है। तो ध्यान रखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम जो है वो नैमित्तिक अनुबंध भी है, जिसको हम लोग ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 160 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कोहलर का यह सिद्धांत करना चाहता है, कोहलर का यह सिद्धांत करना चाहता है कि सीखना, कुछ क्वेश्चन में गलत लग रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कोहलर का यह सिद्धांत कहना चाहता है, ये करना नहीं, यहाँ पे कहना होगा, तब जाके ये क्वेश्चन थोड़ा सही बन जाएगा। या जो कोहलर का यह सिद्धांत कहना चाहता है कि सीखना, जैसे अभी 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। पहले में बात करी गई है सीखना स्वायत्व याच दृष्टि क्रिया है, सेकंड में बात करी संज्ञानात्मक क्रिया है, और थर्ड में बात करी गई यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, और ऑप्शन डी में कहा गया है परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोहलर के अकॉर्डिंग बात करेगी, यानी कोहलर के सिद्धांत के अकॉर्डिंग कहा गया है कि कोहलर का यह सिद्धांत कहना चाहता है कि यह सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोहलर के अकॉर्डिंग कौन सा उसका सिद्धांत है, तो कोहलर के अकॉर्डिंग यह सिद्धांत कहना चाहता है कि सीखना
संकार्य है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ आप सभी को गाइस मालूम है कि बीएड फर्स्ट ईयर का टीचर बैच जो है वो चल रहा है। जिन कैंडिडेट को इंटरेस्टेड है, जिन कैंडिडेट को नीड है, या जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, या ये कह सकते हैं जिन्हें अभी तक ये भी नहीं मालूम कि उनके सिलेबस कौन कौन सा है, कितने एग्ज़ाम होने हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट उनके पास कौन कौन से, तो वो इस बैच को ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से तैयारी करी जाएगी, ठीक है। और इस बैच में एनरोलमेंट जिसको करना है जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि एडमिशन्स जो हैं वो फुल होने वाले हैं। आजकल में करते हैं तो इसमें कुछ ऑफ भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, रिकॉर्ड वीडियोज़, आपके डाउट सेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सबसे बेस्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ RR, इसको हम लोग बोलते हैं रैपिड रिवीजन सीरीज़, ठीक है। जो आपकी रैपिड रिवीजन सीरीज़ है वो आपकी स्टार्ट होती है जिस दिन से आपकी डेट शीट आती है उसी दिन से, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया जल्दी से आए फॉलो कर लीजिएगा, लिंक सभी चीज़ों को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी या कोई सजेशन हुआ करे तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सअप नंबर आपको मिला हुआ है, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, बट कॉल मत करिएगा क्योंकि थोड़ा सा बिजी रहते हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। बहुत ज़्यादा इशूज़ हो तो एक बार आप बात कर लीजिए व्हाट्सअप पे, चैट्स आपकी सारी की सारी बात वहीं से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर भी बचती है तो आप कॉल कर लीजिएगा तो वो बता देंगे सारी की सारी चीज़ों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 161 को देखते हैं। से बात करी गई अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है मास्लो, सेकंड हर्ट्ज़बर्ग, थर्ड है विक्टर ब्लूम और फोर्थ है स्किनर। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह आपका हर्ट्ज़बर्ग के द्वारा दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और 162 को देखते हैं, जिसमें बात करेगी पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि, यानी प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो है आपकी ध्यान रखिएगा 2 से लेकर 7 वर्ष तक की जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। कई बार यहाँ पे प्राक की जगह पूर्व भी आ जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्राक और पूर्व एक ही चीज़ रहती है, ठीक है। तो यहाँ पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि जो है 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष आपका कौन से ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 163 की बात करते हैं। इसमें बात करेगी इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। तो कहा गया इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो कि भाषा विकास से संबंध है। ध्यान रखिएगा भाषा विकास से संबंध जो है आपके चाम्स की रखते हैं। कौन? चाम्स की रखते हैं। और चाम्स की आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 164। इसमें बात करेगी है थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांतों को किस शीर्ष से सिद्ध किया। तो ये थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक इन्होंने अपने सिद्धांत को कौन से शीर्षक से सिद्धांत सिद्ध किया यानी प्रूफ किया। पहले ऑप्शन की बात करिए अधिगम से प्रयास ए भूले, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका अधिगम से प्रयास ए भूले। इसी सिद्धांत शीर्षक से इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध किया है, ठीक है। बाकी सारे गलत हो जाएंगे, जब पहला ऑप्शन मिल गया तो मतलब ही नहीं है बाकी चीज़ों को देखने का। नेक्स्ट बात करते हैं 165, जिसमें बात करेगी पियाजे को इंग्लिश में पाइगेट बोलते हैं, ठीक है। पाइगेट के सिद्धांत का विचार, पूरा नाम क्या है इनका, जीन पियाजे। तो जीन पियाजे के सिद्धांत का विचार जो है वो कौन सा है, कार्य क्रिया का रिजल्ट, ठीक है। सात्मीकरण बिल्कुल ठीक है, निर्माण और खोज बिल्कुल ठीक है, उपयुक्त सभी बिल्कुल ठीक है। तो उपयुक्त सभी ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, पियाजे के सिद्धांत का विचार, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 166 और 166 क्वेश्चन में कहा गया आत्म केंद्रिता यानी कि इको सेंट्रिसिटी का विकास होता है। तो किसके जरिए होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बिल्कुल बात ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें बात करी गई है आत्म केंद्रिता, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिए कि आत्म केंद्रिता का विकास होता है किससे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यानी कि ईगोसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 167। तो 167 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत किस आयु वर्ग के लिए है। लॉरेंस की बात करी गई यानी कि लॉरेंस कोलबर्ग जो है इनका सिद्धांत जो है किस आयु वर्ग के लिए है। तो ध्यान रखिएगा लॉरेंस ने जो दिया हुआ ये 10 से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, ठीक है।
तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसमें बात करी गई वाइगोत्स्की के विकास सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान, यानी कि किस चीज़ का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्थान है, उसको हम बताइएगा। तो यहाँ पे बात करेगा पहले ऑप्शन में बात करा गया हमसे क्या, भाषा का। सेकंड में बात करी गई है सामाजिक कारक का। थर्ड में बात करी ए और बी दोनों। फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा वाइगोत्स्की के विकास सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान जो है वो भाषा का भी है, लैंग्वेज का भी है, बिल्कुल बात ठीक है, सामाजिक कारक का भी है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप कर रहे हैं तो समाज के लिए तो कर रहे हो ना, और जब करना शुरू कर रहे हो तो भाई कोई ना कोई तो बॉन्डिंग होनी चाहिए ना। अब मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ तो बोल के बता रहा हूँ, तो एक भाषा जो है हमारा माध्यम है ना, जिसमें कई तरह की भाषा आ गई, सामने लिखित भाषा भी आ गई, फिर सेकंड जो है मौखिक भाषा भी जो बोल रहा हूँ, और साथ मैं इशारे भी कर रहा हूँ तो सांकेतिक भाषा भी आएगी। तो तीनों की तीनों चीज़ें आ गई। यहाँ पर वही बात करिए वाइगोत्स्की के विकास सिद्धांत के महत्वपूर्ण स्थान क्या है, तो भाषा भी होगा, सामाजिक कारक भी होगा, तो ए और बी यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और गाइस इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ शेयर कर दीजिएगा, और अपना प्यारा सा एक कमेंट भी शेयर करिएगा। 169 की बात करेगी, इसमें बात करेगी पियाजे ने संवेदी पेशी अवस्था को कितने अप अवस्थाओं में बांटा है। क्या कहा यहाँ पे, पियाजे ने संवेदी पेशी अवस्था को कितनी उप अवस्थाओं में बांटा है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ध्यान रखिए पियाजे ने 6 अवस्थाओं में बांटा, तो 6 ऑप्शन आपका जो है डी में हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि 6। पियाजे ने संवेदी अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को मालूम है कि बीएड का स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को ज़रूरत है, नीड है, वो उस चीज़ को ले सकते हैं। तो जिन कैंडिडेट्स को बैच परचेज करना है जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको 25% ऑफ देखने को मिल रहा है, यानी कि इतना बड़ा डिस्काउंट पहली बार हुआ है, वरना कभी भी ध्यान रखिएगा 10 और 20% से ऊपर कभी भी डिस्काउंट सर ने नहीं किया। ये पहली बार सर ने किया है, 25% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। जो कोर्स की कॉस्ट आपकी सिर्फ 1999 रुपीज़ थी, वो अब 1499 रुपीज़ हो गई, यानी कि सिर्फ 1500 रुपये में सब कुछ, यानी कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, वीडियो और पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और साथ ही साथ सबसे बेस्ट चीज़ है जो आपकी यहाँ पे सर की आरआर रैपिड रिवीजन सीरीज़, क्योंकि यहाँ से सर का सबसे तगड़ा जो ब्रह्मास्त्र है वो आरआर है, जिसमें बात करी गई है क्या, रैपिड रिवीजन सीरीज। जो सीरीज आपकी स्टार्ट होती है कब, आपकी जिस दिन डेट शीट आती है उस दिन। तो यहाँ इस सीरीज से एज इट इज़ क्वेश्चन फंसने के चांस रहते हैं, और काफ़ी हद तक क्वेश्चन फंसते हुए लास्ट ईयर यहाँ पे 50 to 60% क्वेश्चन फंसे थे। ठीक है, वो भी सेम क्वेश्चन और सेम ऑप्शंस के साथ में। तो इस वजह से ये जो आपका टीचर बैच है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी के लिए। तो ये जो सीरीज़ है ये सिर्फ पेड स्टूडेंट के लिए ही अवेलेबल है। तो जिन कैंडिडेट ने पेड कर रखा है उनको तो मिलेगी, बाकी जो चाहते हैं तो बैच को परचेस कर लीजिएगा। तो वहाँ से सारी की सारी चीज़ें, बाकी नंबर आपको दिया हुआ है, टेक्निकल टीम आपको सारी चीज़ बता रही है किस तरीके से आप बैच को परचेस कर सकते हैं। जो अगर आपको नीड है तो कर सकते हैं, अदरवाइज जहाँ से जिस सोर्स से आप पढ़ सकते हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ से आप आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो अगर आपने कंटिन्यू बेस पे स्टडी करी है तो कोई ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ की लेने की, आप अपनी तैयारी उस तरीके से करिए। बाकी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उन लोगों के लिए ये है, तो अब कुछ नहीं पढ़ा तो उसके लिए तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 170, जिसमें बात करेगी लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्थाएं जो है वो कौन सी बताई हैं, तो पहले बात करेगी प्राकुंडिगत नैतिक का स्तर जो 4 से 10 वर्ष की, बिल्कुल ठीक है। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो 10 से 13 वर्ष है, ठीक है। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो आपका, ये भी ठीक है, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करेगी थी यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं, तो ये सारी की सारी आपकी लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास की अवस्थाएं ही हैं। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 171 से बात करी गई है वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है। यानी कि वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का दूसरा नाम क्या रखा है, या दूसरा नाम कौन सा इससे नाम से हम लोग जानते हैं। देखिएगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 172 की बात करें से बात करिए घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचता है। यानी किसी घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा जो तार्किक रूप से सोचता है, पियाजे के किस प्रक्रिया चरण की यह सत्य है। यानी पियाजे के अकॉर्डिंग
यह प्रक्रिया जो है किसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सत्य है यानी बिल्कुल ट्रुथ है। पहले ऑप्शन बात करी गई है सेंसरी तंत्रिका तंत्र के अकॉर्डिंग, बिल्कुल नहीं। प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया के अकॉर्डिंग, नहीं। मूर्त संचालन प्रक्रिया, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी में कहा गया औपचारिक, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी कि घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचता है, तो यह जो है पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सी प्रक्रिया होगी, तो यह मूर्त संचालन प्रक्रिया होगी। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है आपका शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष। तो ध्यान रखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष जो है आपका 1940 है, यानी कि ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं 1940 दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और 174 की बात करते हैं और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन से बात करेगी। 174 में निम्न में से किसका बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। क्या कहा है क्वेश्चन में, निम्न में से किसका बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन ए में कहा गया है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। ऑप्शन बी में कहा गया है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। ऑप्शन सी में शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से निकालना। और ऑप्शन डी में कहा गया है सानिध्य का आवश्यकता। तो ऑप्शन सी जो है आपका काफ़ी हद तक सही लग रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया था निम्न में से किसका बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का संबंध नहीं है, शरीर की अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से निकालना, ये जो है संबंध नहीं रखता है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 175, जिसमें बात करी गई है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन कर सकते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। तो यानी कि बच्चे दुनिया के बारे में अपना समझ का सृजन कर सकते हैं, इसका श्रेय जो है आपके जीन पियाजे जी को जाएगा, जीन पियाजे। ध्यान रखिएगा यह कथन, यह लाइन जो है वो किसकी है, आपके जीन पियाजे की है। तो उसमें राइट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें पियाजे की बात करी हुई है, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे 175 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कहीं कोई डाउट या कोई क्वेरी या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो बाकायदा कमेंट कर सकते हैं, तो उस चीज़ को मैं एक बार फिर से देख लूँगा। बट यहाँ पे जितना भी डाटा जितनी भी चीज़ें दी जाती हैं सबको कई बार क्रॉस चेक करने के बाद में ही आपको चीज़ें बताई जाती हैं, क्योंकि आप तक कोई भी गलत कंटेंट ना पहुंचे। क्योंकि आप यहाँ से अगर हम एक क्वेश्चन भी गलत आपको बताएंगे तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में वो बहुत बड़ा रोल निभाएगा। तो जो भी चीज़ यहाँ से दी जाती है वो सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी के ना किसी सोर्स के माध्यम से उसको कंफर्म किया जाता है, उसके बाद में बताया जाता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई जाती है। और इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई डाउट या कोई क्वेरी या कोई सजेशन हो तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है। बाकी जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं पेड बैच में या टीचर बैच को ज्वाइन करने के लिए तो वो टीचर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, जो भी चीज़, जो भी डाउट, जो भी क्वेरी हो तो बाकायदा कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी व्हाट्सअप नंबर आपके पास है ही, तो वहाँ से भी जाके सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।